हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। अ, पिछले दिनों हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 24 जो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में बेसिक नॉलेज गेन करने का प्रयास किया था, जिसमें सरकार और राज्य की जो सरकारें किस प्रकार की होती है उसका कौन, मतलब जैसे गवर्नर, इसके बाद में मुख्यमंत्री, है ना, या उसमें जो लेजिस्लेचर जो होते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हमारी होती है वो कैसे कानून वगैरह बनाने का काम करती है। फिर इसके बाद में जो चुनी हुई सरकार होती है और ऐसे हमारे टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स से लेकर के प्यून स्तर के जो कर्मचारी होते हैं हमारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, उनका रेगुलेशन हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट हमारी होती है उसके थ्रू, है ना, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। जिसमें एक चुनी हुई सरकार होती है जो 5 साल के लिए कार्य करती है ना, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे हमारे सबऑर्डिनेट्स जो 60 साल की उम्र तक सेवा प्रदान करते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, है ना, ये भी हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, जो किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने का कार्य हमारा करते हैं। यानी कि पहला संदर्भ सरकार का हमारा विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा हमारा जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में तुम लोग देखते हो जुडिशियल सिस्टम का, है ना, उसी तरीके से राज्यों में भी अपनी एक जुडिशियल सिस्टम होती है। जैसे कि केंद्र में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो पूरे भारत के हर एक न्यायिक मामलों को जांच करती है, देख करती है। और सबसे सुप्रीम अदालत भी हमारी कही जाती है, सर्वोच्च न्यायालय नाम ही सर्वोच्च। सर्वोच्च का अगर अगर हम तोड़ेंगे इटमालॉजिकली, उसको अगर हम विन्यास करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो उसमें सर्व प्लस उच्च दिखेगा, सभी में उच्च, है ना, सर्वोच्च। और न्यायालय का मतलब ऐसा घर जहाँ पर न्याय किया जाता हो, न्यायालय। जैसे पुस्तकालय होता है ना, पुस्तक प्लस आलय, उसी तरीके से न्याय प्लस आलय, यानी कि ऐसा घर जो जहाँ न्याय होता हो, ऐसा। तो वो स्टेट लेवल पर, और वहाँ पर हाई कोर्ट के साथ साथ में कुछ ऐसे उसके सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होती है, जिसमें तुम लोगों ने देखा भी होगा, राज्यों के जुडिशल सिस्टम में तुम लोगों ने देखा भी होगा, सिविल कोर्ट एंड जो क्रिमिनल कोर्ट जो हमारे होते हैं, फौजदारी मामले और जो दीवानी मामले जहाँ पर देखे जाते हैं। सिविल कोर्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जहाँ पर क्रिमिनल केस को देखने वाले को सेशन कोर्ट और सेशन जज कहते हैं हम लोग, और एक हमारा सिविल मामले को देखने की जो न्यायालय काम करती है, सबऑर्डिनेट यूनिट काम करती है, उसको हम लोग कहते हैं सिविल कोर्ट कहते हैं, है ना, सिविल कोर्ट कहते हैं। और उसके जज को हम लोग सिविल जज कहते हैं। तो ये उसको कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है। तो जैसे पता ही है तुम्हारा कि यहाँ पर लास्टली हम लोगों ने पढ़ा था कि द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, राज्यों की जो विधान मंडल और विधान व्यवस्था हमारी होती है किस प्रकार की होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर अवेलेबल। पहला है बाई कैमरल और दूसरा है हमारा यूनिकैमरल, या यूँ कहो कि पहला यूनिकैमरल, दूसरा बाई कैमरल। यूनिकैमरल ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ एक सदनात्मक व्यवस्था रन करती है, यानी कि केवल हमारी लोअर असेंबली ही जहाँ रन करती हो, है ना, जहाँ विधानसभा रन करती है वहाँ पर हम लोग उस व्यवस्था को यूनिकैमरल कहते हैं, एकात्मक, है ना, एक सदनात्मक व्यवस्था। और दूसरा हमारा होता है बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब हो गया जहाँ 2 सदनात्मक, है ना, विधानमंडल चलते हों। जैसे केंद्र में हमारा राज्यसभा और लोकसभा है, हायर असेंबली एंड लोअर असेंबली। उसी तरीके से राज्यों में हमारी लोअर असेंबली हो गई तुम्हारी विधानसभा, यानी कि जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और दूसरा हमारा हायर असेंबली हो जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके मेंबर को हम लोग एमएलए कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हमारे होते हैं उनको एमएलए कहते हैं। दोनों विधायक ही होते हैं, जैसे केंद्र की सरकार में जो हमारे सांसद होते हैं, दोनों सदनों के सदस्यों को हम लोग एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। अलग अलग उसका नहीं है कि लोकसभा के हाँ, अलग बात है, क्लासिफिकेशन उनकी होती है कि लोकसभा के सांसद है और राज्यसभा के सांसद है, लेकिन अगर कॉमन आइडेंटिटी की जाएगी तो उनको हम सांसद कहते हैं, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से विधान परिषद के भी विधायक को लेजिस्लेचर ही कहा जाता है, और विधानसभा के जो हमारे विधायक होते हैं उनको भी लेजिस्लेचर ही कहा जाता है। उसके जगह पर जब हम एमएलए और एमएलसी कहते हैं, तो एमएलए का मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य। ऐसे विधायक जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको एमएलए कहेंगे,
और ऐसे लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हमारे होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल बिहार में भी बाईकैमरल सिस्टम रन करती है, जैसे यहाँ देख भी रहे हो तुम लोग कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रन करने वाले हमारे पर्टिकुलर स्टेट हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों रन करती है। इसमें पहला यूपी है, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु, पांचवा कर्नाटका, छठा जम्मू एंड कश्मीर और सातवां हमारा आंध्र प्रदेश है ना। तो ये ऐसी जगह है और जहाँ पर ये बाईकैमरल व्यवस्था रन करती है और इसके अलावा एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस है ना स्टेट और देश के सभी जगहों पर केवल यूनिकैमरल सिस्टम रन करती है जिसको विधानसभा हम लोग कहते हैं। तो हमारा बिहार भी है। ये यूनिकैमरल और बाईकैमरल सिस्टम स्टेबल करने के पीछे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जनसंख्या का घनत्व। तुम्हें जानकर के आश्चर्य होगा कि बिहार हमारा भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी 1102 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। यानी एरिया सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा नहीं है, रेस्पेक्टिव छोटा है और पॉपुलेशन रेस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कम क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अगर ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सदन के साथ साथ में पैरेलल में द्विसदनात्मक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है सरकार को रन करने के लिए। जैसे पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा 2020 में राज्य की सरकार का टेन्योर हमारा पूरा हो गया था और 2020 के मई जून में मतलब वो इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव लेना प्रारंभ किया था चुनाव संपन्न कराने की, चूँकि नवंबर तक सरकार बना लेनी थी। और तुम्हें पता होगा कि 2020 में कोरोना सबसे पीक पर था। वो तो महज समय संजोग कहा जाएगा कि इतने विषम परिस्थितियों में भी चुनाव कंडक्ट हो गए। अगर चुनाव कंडक्ट नहीं होते तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत में आर्टिकल 356 का इम्प्लीमेंटेशन करने का या राज्यों में एक वैकल्पिक सरकार को बहाल करने का ऑप्शन दो बार मिलता है, मतलब 2 ईयर्स का टोटल मिलता है, जिसमें 2 टेन्योर हमारा 6 मंथ का एक्सटेंशन होता है कार्यवाहक सरकार का, मतलब वर्किंग जो हमारी गवर्नमेंट होती है। पहला 6 मंथ और अगर हालात ठीक नहीं रहे फिर भी 6 मंथ, और इसके बाद में अगर कोई आपातकालीन व्यवस्था हमारी होती है तो उसमें 1 ईयर का, यानी कि 2 ईयर तक सस्पेंडेड करके हम वर्किंग गवर्नमेंट को लीड कर सकते हैं। या इवन राष्ट्रपति शासन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति का शासन होता है, यानी कि 356 के हिसाब से राज्य की सरकार की शक्तियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके जगह पर सरकार चलाने की पूरी दायित्व हमारी होती है राष्ट्रपति के भेजे हुए प्रतिनिधि जो राज्यों में गवर्नर होते हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव चीफ भी हमारे होते हैं, इन्हीं के हाथों में वो तुम्हारा सत्ता चली जाती है। यानी कि जो सरकार अभी नीतीश जी चला रहे हैं बिहार में, ये व्यवस्था राज्यपाल चलाते हैं। लेकिन समय संजोग हालात कहा नहीं जा सकता है कि किस दौर में कौन सी घटनाएं होगी, क्या होगा, नहीं होगा। अगर मान के चलो कि 2 साल के बाद में भी अगर सरकारें अगर अस्थिर है या विधानसभा के चुनाव होने की स्थिति नहीं है, महामारी से उठे तो मान लो कि युद्ध हो गया है ना, युद्ध से अगर हटे तो कुछ और फिर महामारी नहीं आ गई, तो इस समय का तो कोई ठिकाना है नहीं कि कब क्या हो, है ना। तो उस तरीके से अगर मान लो कि लगातार 2 साल एक्सटेंशन देने के बावजूद भी अगर विधानसभा ये है तो उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं स्वतः डिजॉल्व हो जाएगा। तो मान के चलो कि जहाँ शासन संचालन के लिए अगर संख्या कम है, जनसंख्या कम है, वहाँ तो प्रेसिडेंट रूल से भी तुम सरकारें चला सकते हो। लेकिन जहाँ पर संख्या ज़्यादा है लोगों की, मतलब बिहार जैसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है, वहाँ पर एक अगर हमारा एक अल्टरनेटिव सदन काम नहीं करेगी तो शायद वहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि देखो कोई भी राज्य और कोई भी देश बिना सरकार और बिना सत्ता संचालन के कहीं न कहीं वो एक बहका हुआ हो जाता है, यानी कि उसकी में डिसिप्लिन वगैरह का संदर्भ बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये ऐसी व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए बाईकैमरल सिस्टम को लीड करना बहुत हमारा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे विधानसभा से। विधानसभा बार बार मैं बोल ही रहा हूँ कि हर एक राज्यों की लोअर असेंबली हमारी होती है ना। और ये इसका जो कंस्टिट्यूएंसी का जो फॉर्मेशन हमारा होता है, ये प्रोपोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। जैसे कि हमारा राज्य बिहार जो है छोटा होने के बावजूद भी मतलब यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे हालातों में यहाँ पर बिहार में 1102 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी के लिहाज से देखते हुए 243 सदस्यों की यहाँ सूची है, यानी कि 243 ना विधायकों का चुनाव हमारा होता है केवल लोअर असेंबली में।
यही झारखंड बराबर बराबर लगभग बंटवारा हुआ है, लेकिन वहाँ की डेंसिटी 434 पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो वहाँ पर सरकार बनाने के लिए मात्र 80 विधायकों का ही चुनाव होता है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि बिहार और झारखंड लगभग दोनों बराबर है एरिया में, लेकिन वहाँ डेंसिटी 434 पर किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी होने के कारण वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी है वो मात्र 80 है। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितना। अब ये समझो कि 240-43 यानी कि 80 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आई थिंक होता है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 और एक जीरो से बढ़ा दो यानी कि 240। तो मतलब सोचो कि हमारे 434% पर किलोमीटर है, उसका झारखंड के रेस्पेक्ट में हमारी जो 1200 के आसपास में है, तो लगभग मल्टीपल ऑफ 3 है। तो सीट भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 243। और बिहार में जो बाइकैमरल सिस्टम है जो लोअर असेंबली में हमारी होती है, तो ऐसे जैसे कि तेजस्वी यादव बिहार के हैं, ये विधायक का चुनाव लड़े हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़े हैं, तो ये एक ऐसा विधायक है जिसको हम लोग एमएलए कहेंगे। लेकिन वही बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये बैकडोर से आते हैं, हमारे एमएलसी के माध्यम से चुन करके आते हैं। तो इनको लोग ना विधायक के तौर पर एमएलसी कहता है। नीतीश जी एमएलसी हैं और तेजस्वी यादव एमएलए हैं, यानी कि दोनों विधायक हैं। लेकिन तेजस्वी हमारे लोअर असेंबली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के निचले सदन के सदस्य हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, यानी कि उच्च सदन के सदस्य हैं। और दोनों को हम लोग समान रूप से लेजिस्लेचर यानी कि विधायक हम कहते हैं। तो जो क्राइटेरिया हमारा लोकसभा के कंस्टिट्यूएंसी फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, वही राज्यों के भी कंस्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए हमारा कंस्टिट्यूएंसी फॉर्मेशन के लिए की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि जो विधानसभा के जो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इसकी 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 से कम नहीं होंगे। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे कि तुम्हारा उसमें ये नॉर्थ ईस्ट का छोटा छोटा जो राज्य है वो, और एक ये पुडुचेरी का नाम आता है। देर आर हाउएवर स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ द स्मॉलर स्टेट लाइक गोवा, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। हियर द लेजिस्लेटिव असेंबली and I have less than 60 members each and they vary from 30 to 40। ये 60 मिनिमम रखने का प्रोविजंस है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ डेंसिटी है ही नहीं। अब जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, या आपको जान करके आश्चर्य होगा 2001 में जनगणना का अगर तुम सेंसस रिपोर्ट देखोगे तो 2001 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी मात्र 11% पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या मात्र और मात्र 11 है। अगर मान के चलो कि उधर तुम किसी हाईवे वगैरह से गुजर रहे हो, अगर 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े एरिया से आप अगर गुजरते हैं, दोपहर का टाइम है, कुछ लोग मान लो कि ऑफिस में हैं या कुछ लोग सोए हुए हैं, तो 11 लोग मतलब तुमको कहीं कहीं 2 लोग ही नहीं दिखेंगे। उस लिहाज से उस समय बंगाल तुम्हारा हाईली डेंस था, 933 से 34% पर किलोमीटर स्क्वायर डेंसिटी थी पूरे भारत में सबसे हाई। वो बिहार में 1102%। यहाँ 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में 1102 व्यक्ति रहते हैं। तो जहाँ लोग ही नहीं रहेंगे, है ना, एरिया ऑलरेडी छोटा छोटा है। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को देख सकते हैं, उत्तर पूर्व के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, इवन गोवा तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में तुम्हारा आता है। तो ये मिनिमम जो क्राइटेरिया 60 को भी फुलफिल करने की कैपेसिटी यहाँ पॉपुलेशन की नहीं है, तो एक्सेप्शनली वहाँ पर लेस देन 60 भी मेंबर्स हैं, जहाँ पर ये लगभग वेरिएशंस 30 to 40 का हमारा जाता है, जिसमें पुडुचेरी का भी है। संभवतः इसमें पुडुचेरी का नाम नहीं दिया है, आप देख सकते हो उसको भी। सो द मेंबर ऑफ विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज अ पीरियड ऑफ द 5 years। जैसा कि तुम्हें पता होगा, लोअर असेंबली टाइम टू टाइम डिजॉल्व होता है, इसकी कार्यकाल मात्र 5 साल है, जैसे कि हमारे केंद्र में लोकसभा का है ना। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के जो सेंट्रल पावर है, वहाँ लोकसभा लोअर असेंबली में जो 5 साल के लिए चुनाव हमारे होते हैं, ऐसा। और वही दूसरा तो तुम्हें पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वहाँ पर 6 ईयर का टेन्योर होता है, पीरियड होता है, और वहाँ पर हर 1-2 साल पर ना 1/3 मेंबर हमारे रिटायर हो जाते हैं। इस तरीके से टेन्योर हमेशा 1/3 गए, 1/3 नए आ गए। तो ये 2/3 6, यानी कि टाइम टू टाइम जो उसमें विधायकों की जो अपॉइंटमेंट हमारी होती रहती है, तो कभी भी उसके नंबर्स कम नहीं होते हैं। जैसे बिहार में 75 एमएलसी के हमारे मेंबर्स हैं, तो ये टाइम टू टाइम चुनाव हमारे होते रहते हैं और ये साइकिल हमेशा चलते रहता है ना। 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं, 1/3 नए सदस्य आते जाते हैं 2-2 साल पर। तो 1/3 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ईयर का होता है।
तो पुराने गए नए आए, पुराने गए नए आए, तो इस तरीके से उस सबका भी हमारा डिजॉल्व नहीं होता है। हायर असेंबली की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो सदन हमारा कभी भंग नहीं होता है ना। और उसमें रीन्यू का प्रोविजंस है, और उसमें एक और चीज़ भी है, वहाँ पर डायरेक्ट हमारा इलेक्शन नहीं होता है। मैं यहाँ एमएलए पढ़ा रहा हूँ तो एमएलसी के बारे में भी बता रहा हूँ, एमएलसी वहाँ आएगा तो फिर वहाँ भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हमारे होते हैं, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। 5 साल के बाद में सरकार भी इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, डिसॉल्व हो जाती है, और नए विधायक उनको मौका दिया जाता है चुनाव जनता में जाने का। अगर जीत जाते हैं तो ठीक है, हार जाते हैं तो बाहर रहेंगे, आप सदन के बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आ सकते। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी जो इलेक्शन होती है सदस्यों की, वो इनडायरेक्ट तरीके से हमारी होती है। नेक्स्ट दे रहा है कि इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर कौन हो सकते हैं। तो अगेन जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे लोकसभा के लिए हमारी होती है, और वहाँ केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा का भी संदर्भ ऐसी तरीके का है, जैसे यहाँ विधानसभा है वही वहाँ पर लोकसभा है, और वहाँ यहाँ जैसे विधान परिषद वहाँ राज्यसभा है। राज्यसभा में भी 1/3 सदस्य हर 2 साल पर नए हो जाते हैं, और जो 250 हमारे सदस्य हैं उनकी टेन्योर कंप्लीट राउंड में रहती है, वो कभी हमारा डिजॉल्व नहीं होता है। और उसका टेन्योर राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल हमारा 6 साल का होता है। वो इसीलिए बनाया गया है कि लोकसभा या विधानसभा में कोई या देश के सामने कोई आपत्तिजनक स्थिति या जो संकट काल पैदा होगा, तो उस जगह पर हमारी जो हायर असेंबली यानी कि राज्यसभा केंद्र के लिए हो या राज्यों के लिए विधान परिषद होती है, वो हमारी अच्छे ढंग से काम करेगी। तो यहाँ जो वोटर्स के जो इलेक्टोरल कॉलेजेस में जो वोटर्स हमारे, उनकी एलिजिबिलिटी होती है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारा होता है ना, जिसमें 18 साल से प्लस उम्र के जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, लैंगिक कोई भी भेदभाव नहीं हमारा होगा, सभी लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके वोट कास्ट की वैल्यू हमारी इक्वल होगी। इसके बाद मिल जाएगा पर्सन ऑफ एनी कास्ट, कलर, रीजन, बार बार वही चीज़ आती है, वोट दे सकते हैं, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारा नहीं है। और है ना, देर इज़ नो स्कोप फॉर द सेपरेट न इलेक्टोरेट्स, मतलब उनको में कोई सेपरेशन हम नहीं कर सकते, यानी कि देश के प्रधानमंत्री का भी हमारा वोट वैल्यू राष्ट्रपति का वही होगा जो एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का होगा। इस कानून की नज़रों में सभी समान हैं। सो दे शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड शुड बी रजिस्टर्ड वोटर। एक उसमें वैधता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और जो वोटर लिस्ट हमारा बनता है, मतदाता सूची होती है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। ये 18 साल से प्लस उम्र के लिए सर्वे हर बार आता है, उसमें लोग भाग लेकर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और कुछ लोग डेथ कर जाते हैं, उनका नाम एलिमिनेट भी कर दिया जाता है, चूँकि अब वो तो दुनिया में रहे नहीं, तो सरकार चुनने के हकदार वो हमारे नहीं होते। सो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द सिस्टम ऑफ द सीक्रेट बैलेट इज फॉलो। तुम लोग देखोगे देश की चुनावी प्रणाली का एक बहुत बड़ा खामी है कि यहाँ पर मसल्स एंड मनी पावर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वोटिंग में सीक्रेट वोटिंग का प्रोविजंस है। यानी कि आप जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आप वोट कास्ट करने के जाइएगा तो वहाँ पर एक छोटी सी कैंडल जलाई जाती है, अंधेरे में रखा जाता है, और आपको बताना भी नहीं चाहिए ना। तो ऐसी घटना तुम बंगाल में देख सकते हो, जो इन्होंने अपने आप को बीजेपी का प्रखर और मुखर कार्यकर्ता बताया, उन सबका सुपड़ा साफ कर दिया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, है ना। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का विषय बन जाता है, इसलिए इसका प्रोविजंस हमारा सीक्रेट वोटिंग का है। ओपन है ना, सिस्टम नहीं है, सीक्रेट है। आप जाइए, जो पार्टी और जिस भी किसी व्यवस्था और नेता का विचारधारा आपको पसंद आती है, चुपचाप जा कर के बटन दबा दो उस पर्टिकुलर जो हमारा छाप है, कमल छाप, ललटेन छाप, तीर छाप, घर छाप, झोपड़ी छाप, जिस पर देना है दीजिए, लेकिन आप बाहर जो उसको डिस्क्लोज नहीं कीजिए। डिस्क्लोज करने पर आप ही की जान को रिस्क है। कुछ ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या जैसे सत्ता और संचालन और मनी मसल्स वाले जो लोग होते हैं, वो उसको डराते और धमकाते हैं, उसके साथ गलत मिसबिहेव करते हैं, फिर मर्डर उडर भी हो जाती है। और ये गुप्त मतदान है, इसकी उजागर नहीं की जानी चाहिए। इन सच अ सिस्टम नो वन कैन जज हु वाज वोटेड फॉर हुम। किसने किसके लिए वोट दिया, ये जज करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और बहुत हद तक हम पॉलिटिकल कंस्पिरेसी को कम भी कर सकते हैं। तो बंगाल में तुम लोग देखोगे हिंसा, वायलेंस बहुत बड़े स्तर पर था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं की मर्डर हो जा रहे थे, मृत्यु हो जा रही थी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन रिलीज़ किया था। वहाँ दो राजनीतिक पार्टियाँ तृणमूल और बीजेपी में टक्कर बहुत ज़बरदस्त था। तो तृणमूल ने एक दिया था कि खेला होबे करेगा, है ना, ममता बनर्जी की पार्टी थी, खेला होबे करेगा, खेला हो भी गया। तृणमूल जो थी अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दी सत्ता में, माँ माटी मानुस की बातें करती है, और भाई भतीजावाद का भी आरोप लगा, जैसे भी वो सरकार बना ली अपना।
तो ये बीजेपी का संदर्भ था। बीजेपी ने एक नया स्लोगन जारी किया था कि चुपे चाप कमल छाप, यानी कि हल्ला नहीं करना है, चुपचाप जाइए वोट कास्ट करके आ जाइए। और ये लोगों को लग रहा था कि चुपे चाप कमल छाप पर हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वोट ऑफ परसेंटेज सुधरा है, सीट सुधरी है, लेकिन सरकार बनाने से वो कोसों दूर रह गए ऐसा। तो इसमें सेकेंड वोटिंग का प्रोविजन है जो आइडियल भी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो। सो नेक्स्ट दे रहा है कि सम सीट आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड इवन बीवन की भी बातें की जा रही, यानी कि समाज के जो कमज़ोर और दलित वर्ग हमारा है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को कॉमनली इसमें शामिल किया जाता है। तो महिलाएं भी इसके लिए फाइट कर रही हैं कि उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% रिजर्वेशन दिया जाए। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो पहले ही से रिजर्वेशन जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि 15-16% तुम्हारा उसमें ये ST SC का जो दिया तुम्हारा है, 22% SC का है और 27% तुम्हारा ये OBC का है। तो वहाँ पर OBC के लिए नहीं है रिजर्वेशन का जो कॉमन रिजर्वेशन फॉर्म है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ केवल SC और ST के लिए है। मिनिमम सीटों पर हमारी उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वही जो 15-16% के आसपास में है। वो है कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कि उनका भी प्रेजेंटेशन वहाँ पर हो। जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। ये हमेशा रिजर्व एरिया से ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। या इवन रामविलास पासवान सुरक्षित सीट से लड़ते थे, रिजर्व सीट से। मीरा कुमार का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। रामविलास पासवान का ही बेटा बिहार में चिराग पासवान है, ये SC जाति से लोग बिलोंग करते हैं। और हमारे जीतन राम मांझी जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ये ST हैं। तो ये सब लोग है ना सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं और भविष्य में आने वाले दौर में उनको बहुत सारे चांसेस वगैरह ऐसे हमारे होते हैं कि उनको चुनाव में जीत जाते हैं। और उनका सीट रिजर्व रहता है, उसमें कोई दूसरे लोग भाग नहीं ले सकता है। यानी कि मिनिमम जो 84 और समथिंग जो भी सीट उसके लिए रिजर्व हमारा, उस पर केवल हमारी ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोग, यानी कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो एजुकेशनली वीकर लोग हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट वहाँ पर हमारा किया जाता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ द विधानसभा, 5 साल का मिनिमम। लेकिन जैसे बिहार में सरकार डगमगा रहा है, बिहार में तुमको पता होगा कि 122 मिनिमम हमारे सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और हमारे बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, इनके पास में मात्र 125 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और JDU 2 बड़ी पार्टियां भाग ली है। 2 उसके सपोर्टिव मेंबर हैं, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी VIP, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। ये 4 विधायकों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। और सरकार के पास में जरूरी आंकड़े से मात्र 3 जो है ना मेंबर काफ़ी हैं। और एक नया तुम्हारा निर्दलीय BSP का था जो JDU का दामन थाम लिया है, तो एक 126 हो गया। यानी कि अगर 4 विधायक डगमगाएं तो बिहार की सरकार गिर जाएगी। तो बिहार की सरकार गिर जाएगी तो सरकार बनने तक चांसेस हैं हमारे। अगर लगता है कि राज्य में जो एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गई है, सरकार बनाने की स्थिति में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे हालातों में गवर्नर जो होते हैं हमारे बीच में ही, है ना, जहाँ भी अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो उसका नियम है 6 महीने से ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते हैं। 6 महीने, फिर विशेष परिस्थिति में 6 महीना और 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वहाँ इलेक्शन कराना होता है। तो ऐसे हालातों में अगर मान लो कि गवर्नर ने सिफारिश कर दिया है ना कि विधानसभा को डिजॉल्व करके नया जनमत मैंडेट लिया जाए, कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो उस हालात में बीच में भी है ना उसके ये टेन्योर हमारा समाप्त हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, जिसको हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। वहाँ पर बीच में मध्यावधि चुनाव जिसको हम लोग कहते हैं। और इसमें दे भी रहा है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड द टाइम ऑफ इमरजेंसी बाय 6 मंथ बाय द पार्लियामेंट। पहला बार 6 मंथ ही होता है। एक और प्रोविज़न है, एक टेन्योर और उसको बढ़ाया जा सकता है, बहुत विशेष होगा तो। और एक जो युद्ध काल की स्थिति में 1 साल का और प्रोविजन हमारा ऐसा है। सो द एक्सटेंशन हाउ एवर कैन नॉट गो बियॉन्ड 3 ईयर्स। इसमें दे रहा है कि एक्सटेंशन 3 साल दिखा रहा है, लेकिन 3 साल नया वाला से हो सकता है, पुराने वाले में तो 2 साल का ही था। यानी कि 6-6 महीने का 2 टेन्योर और 1 ईयर का एक। जैसे मान लो देश में युद्ध छिड़ा हुआ पाकिस्तान या चाइना से तो युद्ध होना पक्का लग रहा है। भारत करे कि अमेरिका करे कि रूस करे कि फ्रांस करे, इतना सब नौटंकीबाज और हरामी इंसान है सब चाइना वाला। आर्टिफिशियल वायरस छोड़ करके पूरे दुनिया को बर्बाद कर दिया, परेशान कर दिया। तो ये तो युद्ध तो होना ही होना है, आज हो या कल हो। तो मान लो कि अगर चुनाव का टाइम है, उसी समय युद्ध हो रहा हो, तो आप चुनाव करिएगा कि पहले दुश्मन से लड़िएगा,
तो ऐसे हालातों में एक्सटेंशन इसका 1 ईयर का, इसमें 3 ईयर्स दे रहा है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से 2 ईयर्स ही होगा, ये बुक का फॉल्ट होगा, 2 साल से ज़्यादा नहीं है। 6 मंथ का 2 टेन्योर और 1 ईयर का, आप इस पर ज़्यादा बुक की खामी है, 3 ईयर्स नहीं है, 2 ईयर्स ही मान लीजिए, आप इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट दे रहा है कि इलेक्टिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमारे होते हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं जो चुनाव के लिए, ये तो उसका पावर स्पीकर को जाता है ना। और स्पीकर हमारे जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उसी विधानसभा के स्पीकर हमारे होते हैं। तो विधानसभा के स्पीकर चुने हुए जो हमारे विधायक होते हैं उसी में से एक का नाम अनाउंस किया जाता है, उस पर वहाँ के विधायक जितने भी टोटल चुने हुए विधायक होते हैं वो उस पर सहमति जाता है। इवन वोटिंग भी होती है, कभी कभी होता है कि अपोजिशन जो पार्टियाँ होती है वो वोटिंग कराने पर भी, जैसे इस बार हुआ तो हमारा विजय कुमार सिन्हा और उधर से कोई आरजेडी की तरफ से कोई थे, चूँकि मामला लगभग बराबर का था तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्पीकर काफ़ी पावरफुल पद होता है और कोई भी सरकार इवन चाहती है कि हमारे ही पार्टी और संगठन से जुड़े हुए लोग स्पीकर बने, ताकि अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो भी तो उसका एडवांटेज हमें मिले, लॉट्स ऑफ बेनिफिट हमें जाए, एडवांटेज हमें जाए। और चूँकि उसका चुनाव करने का तरीका हमारा वोटिंग के बेस पर है तो स्वाभाविक है कि मेजॉरिटी जिसके साथ होगी वही लोग चुने जाएंगे। तो इस बार इनका विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के स्पीकर हैं, इनके अगेंस्ट में कोई आरजेडी का था, उसका नाम हमको याद अभी नहीं कर रहा है स्ट्राइक, उनको भी नाम विजय करके ही था, विजय प्रसाद सिंह करके था का शायद। तो ये लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन स्वाभाविक है कि 125 विधायकों का समर्थन सरकार के साथ था, 126। तो अगर 243 का अगर डिवीज़न करें अगर प्रॉपर हम, तो उसमें एक सबसे बड़ा वैरियर पार्टी व्हीप होता है ना, पार्टी सचेतक व्हीप जारी किया जाता है। यानी कि स्पीकर के चुनाव में भी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो ऐसे विधायक हमारे होते हैं पार्टी स्टैंड से अलग हट करके अगर वोट कास्ट करते हैं तो उनके ऊपर में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इवन स्पीकर उस पर फैसला लेकर के कि पार्टी लाइन से अलग हट करके आपने काम किया है, उसको मतलब विधायक की सदस्यता भी हमारी समाप्त हो सकती है। तो लगभग मान के चलो कि कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो होती है हमारी, जो एक लॉबी जनरेट करती है, यानी कि वोट के लिए मोबिलाइजेशन जो जनरेट हमारे होते हैं, उसमें लगभग है ना ये ऑलरेडी निगोशिएट हो चुका होता है कि आपको किसे वोट कास्ट करना है। चूँकि मान लो कि कोई नई नवेला विधायक का चुनाव लड़ना हो, जितना इतना आसान है नहीं, चुन करके गया, वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई करके हमारी सदस्यता खराब कर दी जाए। तो मजबूरन है ना पार्टी स्टैंड जो करती है, पार्टी लाइन जो क्रिएट करती है, उसी लाइन में आकर के वो वोट कास्ट करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या जनता दल यूनाइटेड का हो या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हो या वीआईपी के हो या आरजेडी, कांग्रेस या लोक जनशक्ति पार्टी या कोई अन्य, ऐसा है ना, वो कोई अलग नहीं जाता है। तो इतना मान के चलो कि जिसकी सरकार बनती है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वहाँ पर सरकार के द्वारा समर्थित नाम जो होते हैं ना वही चुन करके हमारे स्पीकर के पद पर चुने जाते हैं। जैसे बिहार में विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लखीसराय से, है ना, इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और जो कंप्लीट एनडीए जो बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जो है, ये सभी विधायकों ने मिल करके वोट कास्ट किया और विजय कुमार सिन्हा हमारे चुन लिए गए। जैसे कि केंद्र की सरकारों के लिए लोकसभा स्पीकर के नाम के तौर पर ओम बिरला, है ना, ओम बिरला का नाम आया था। और तुम्हें पता ही होगा भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे स्टार कैंपेनर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने 2019 के चुनाव में लास्ट में नारा दिया था कि अब की बार 300 पार। क्या बोला था उन्होंने? अब की बार 300 पार, यानी कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर जाएगी। पिछला बार 282 था, जो कि सरकार बनाने के लिए 272 ही सीट चाहिए हमें। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी फुल मेजोरिटी की सरकार चलाई थी और इस बार मोदी को बिलीव था कि जनता हमारी कामों से खुश है और हमें जनादेश देगी। तो इन्होंने एक स्लोगन्स रिलीज किया था कि अब की बार 300 पार, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 सीटों के साथ में, और इसके अलावा और भी उसके अलाइंस पार्टनर हैं जो मिला जुला करके लगभग 336-35 के आसपास में आंकड़ा बनता है। यानी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी भागे आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के पास में ऑलरेडी इतना सीट है कि उसके सांसद और उसके विधायक इधर उधर ना हो तो सरकार नहीं गिर सकती है। तो स्वाभाविक है कि इतनी मेजॉरिटी वाली जो सरकार हमारी है, जिसके नामों का नॉमिनेशन करेगी, तो उन्हीं का चुनाव हमारा होगा। ओम बिरला के अगेंस्ट में कुछ खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं। 60 सीट मात्र कांग्रेस के पास में और सब छोटी छोटी पार्टियों के पास में है। तो आप वहाँ तो अपोजिशंस की पार्टी बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो स्पीकर या प्रेसिडेंट या ऐसे चुनाव में वो लोग भाग लेना ही मतलब अपनी बेइज्जती कराना जैसा है। तो ओम बिरला चुन लिए गए
और यही हाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। तुम देखो ऊपर से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हमारे रामनाथ कोविंद जो चुनाव जीत गए 14 के बाद में। इसके बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन हमारी भाजपा के ही बहुत कदावर लीडर थे हमारे एम वेंकैया नायडू, इनका भी चुनाव कर लिया गया। क्योंकि अपोजिशंस बहुत ज़्यादा शक्तिहीन हो जाती है। बिहार में टक्कर देने वाली अगर अपोजिशंस तेजस्वी के लीडरशिप में है भी तो इसके पास में संख्या नहीं है। मामला तुम्हारा 122-25 का है। 125 और 243 से घटा करके देखो तो इनके 3 विधायक 122 में कम कर दो, 118 और 125 का मामला है। तो 122 से 3 नीचे हैं, वो 3 ऊपर में है। तो कोई भी डिसीजंस जो होते हैं, चाहे लेजिस्लेटिव जो असेंबली के द्वारा लॉ मेकिंग का काम हमारा होता है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारा वोटिंग के बेस पर। तो वोटिंग के बेस पर तो स्वाभाविक है, जो मेजोरिटी में जो सरकार चला रहे हैं वही लोग इस फैसले को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कुछ हमारे अधिकार होते हैं। पहला परफॉर्मिंग का, जैसे कि विधानसभा कैसे चले या लोकसभा कैसे चले, इसको पूरा ये कंट्रोल और कमांडिंग का काम हमारे करते हैं। स्पीकर होता ही है फर्स्ट पर्सन, जैसे हम लोग भी स्पीकर हैं, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो, तो यही रोल हमारा वहाँ पर। जैसे अभी तो पूरा 40 मिनट हमारे हिसाब से तुम्हें चलना होगा, पूरी कमांड क्लास के हमारे हाथों में अभी है। जो मैं कहूँगा वो आपको करना होगा, ये मेरा सुप्रीम थोड़ा सा पावर है, राइट है हमारे पास में, आप सेकेंडरी आपके पास में। तो ऐसा ही पावर हमारा स्पीकर का वहाँ भी होता है। तो ये जो होता है, किसी भी सदन के मीटिंग को ना प्रिसाइड्स यानी कि चलाने का अधिकार रखते हैं। ये बैठते हैं तो सदन चलती है, उठते हैं तो सदन बैठ जाती है, नहीं चल पाती है। माने स्पीकर का होना सदन की चलने की गवाही है। अगर वो पीठासीन नहीं है तो सदन नहीं चलेगा। यानी कि अध्यक्ष प्रणाली में कोई एक अध्यक्ष का होना जरूरी है। जैसे कि क्लास में हम लोग का, अगर हम लोग हैं क्लास में तो क्लास चलेगा, नहीं है तो क्लास नहीं चल रहा है, सीधा सा बात है। क्लास में कहीं देखे हो कि कोई टीचर क्लास में नहीं है, क्लास चल रहा है? क्लास में बच्चे कोई वर्क कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जब तक क्लास में टीचर नहीं है तब तक वो क्लास नहीं है। यानी कि क्लास में स्टूडेंट के साथ साथ में टीचर का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारे बैठने से कक्षा का संचालन प्रारंभ होता है और हमारे ही वहाँ से हटने के बाद में कक्षा का संचालन हमारा बंद हो जाता है। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का हमारा एक बहुत विशेष हमारा राइट होता है, जो सदन में इतना मतलब पावर उनके पास में उपलब्ध होता है। रिजोल्यूशंस और बिल्स कैन बी पास्ड ओनली विथ ही हर परमिशन। कोई भी रिजोल्यूशन मसौदा हो या मतलब रिजोल्यूशंस का मतलब कोई एजेंडा ऐसा है जिसको पास कराना हो या कोई बिल है, जब तक ये परमिट नहीं करेंगे कि सदन में लाया जाए तब तक कोई नहीं ला सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल मुख्यमंत्री क्यों ना हो, नहीं कर सकते हैं ऐसा हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा ही सी अलाउज टाइम फॉर मेंबर्स टू स्पीक इन द विधानसभा। विधानसभा में कौन सदस्यों को कितनी समय दी जाएगी ये तय करने का अधिकार हमारा विधानसभा के स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर के पास में होता है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि सदन के जो नेता हमारे होते हैं, जैसे कि सदन के लीडर जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के मतलब प्रायः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर मुख्यमंत्री अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी दूसरे को मतलब सदन का नेता मानना पड़ता है, क्योंकि वो मेंबर नहीं तो वहाँ नहीं बन सकता। इसी तरीके का कंडीशन हमारे मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में भी होता। मनमोहन सिंह हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो राज्यसभा में सदन के तो नेता थे लेकिन लोकसभा के मेंबर नहीं थे, तो वहाँ वो सदन के नेता नहीं थे हमारे। तो ये जो सदन के नेता होते हैं, यानी कि आप रूलिंग पार्टी से जो हमारे लीडर अपॉइंट किए जाते हैं रूलिंग लीडर के तौर पर, उनके लिए थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन लूज कर दिया जाता है, उन लोग को अनलिमिटेड टाइम भी बोलने दिया जाता है। और दूसरा, सरकार की गलत नीतियों की क्रिटिसाइजेशन या उसको आईना दिखाने का काम करता है हमारा अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन और लीडर, अपोजिशन लीडर। जैसे बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, तो ये लोग को थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके के दोनों टॉप क्लास लीडर हो जाते हैं, है ना। मतलब सोचो कि एक सीएम है तो दूसरा अगला सीएम हो सकता है, तो ये उसकी बातों को विरोध करने के लिए, कंट्राडिक्शंस करने के लिए उसके पास में पर्याप्त समय का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ में और भी जो मेंबर्स होते हैं उनके विषय के महत्व को ध्यान में रख करके स्पीकर 2 मिनट का, 3 मिनट का, कभी मौका मिले तो आप लोग उसको देखिए। विधानसभा का प्रसारण और लोकसभा का प्रसारण तुम्हारा टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट किए जाते हैं, आपको देखना चाहिए। इसके बाद में ही कंट्रोल द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। वो विधानसभा को या लोअर असेंबली जो भी हमारी होती है उसको कंट्रोल करने का अधिकार। देखते हो तुम लोग, कोई सदन में कार्य होते होते बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगता है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं,
अपोजिशंस की पार्टियों के लोग खास करके हल्ला ज़्यादा करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने लगते हैं, है ना। जैसे बार बार देखोगे बिहार में कोरोना को लेकर के स्थिति खराब है, अभी तक बहुत बड़ा नौटंकी चल रहा है बिहार में कि मौत के आंकड़े के साथ हेराफेरी की गई है। अब उस पर अपोजिशन, अब संजोग है कि विधानसभा नहीं चला तो स्वाभाविक है वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते, नीतीश कुमार हाय हाय, है ना, मोदी हाय हाय के नारा लग रहा होता। तो कभी कभी हंगामा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए उसके पास सारे राइट्स हमारे स्पीकर के पास सुरक्षित है। वो चाहे तो देखे होगे तुम लोग, हंगामा होने लगता है तो विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं वो भोजनावकाश तक, यानी कि लंच ब्रेक तक उसको सस्पेंड कर देते हैं कि शायद अभी सबका टेम्परामेंट हाई है, इट मे बी कि 2-2.5 घंटे के बाद में लोग शांत हो जाते, फिर से दोबारा बुलाया जाएगा। मान लो खाना खाने के बाद फिर तब तक कोई शांत नहीं है, फिर हंगामा कर रहा है और जो के चिल्ला रहा है कि नीतीश कुमार हाय है ना, चूड़ी लेके आ जाता है कि चूड़ी पहनाएंगे नीतीश जी को, क्या क्या होने लगता है। तो उस स्थिति में और स्थिति विकट हो जाती है, तो लगता है कि अभी भी सब माहौल गर्म है, अभी भी सदन चलने के लायक नहीं है हमारा। तो वो कहते हैं कि चाय तक हटाओ इसको, कोई बात नहीं, चाय चाय काल तक, मतलब 3 बजे तक ख़त्म करो, 3 बजे तक नहीं होगा, 3 बजे तक बोलेगा कि सब सदन के बाहर जाइए, अपना जिसको जो करना है करे, लेकिन सदन नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक वो बैठेगा नहीं तो स्पीकर, तब तक सदन चलेगा नहीं। और वो अपने छोड़ करके अपना जो इजलास होता है, जो आराम करने की जगह होता है, वहाँ चला जाता है ऑफिस में, विधानसभा में नहीं आता है। तो तब तक ऐसी स्थिति होती है। तो मतलब मान लो कि बार बार हंगामे होते रहते हैं, तो उसको कमांडिंग करने का अधिकार उसके पास में है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी अनिश्चित काल के लिए भी हड़ताल पर, मतलब सस्पेंडेड कर दिया जाता है विधानसभा को। या लगता है कि एकदम इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, माहौल ख़राब हो रहा है, तो उस स्तर पर स्पीकर जो होते हैं हमारे ना, संबंधित विधायकों पर कानूनी कार्रवाई, इवन सदस्यता भी उनकी समाप्त हो सकती है। उसमें मार्शल एक्ट भी तुम्हारा है, मार्शल के माध्यम से सशरीर उसको वापस, इस बार तो सशरीर सम्मानपूर्वक नहीं बल्कि लात घूसा मार करके आरजेडी के विधायकों को बाहर किया गया, जिस पर हंगामा पूरे देश में हुआ कि माननीय विधायकों के साथ में पुलिस वाले गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आप स्पीकर संधात के थक गए हैं, आप समझ नहीं रहे हो। अब जो हालात हम लोग की क्लास में खुद का होता है, जब मान लो कि क्लास अगर अनकंट्रोल होने लगता है, 2 बच्चे आपस में फाइटिंग करने लगे क्लास चलने के टाइम में, शांत नहीं हो रहे हैं, हंगामा नहीं रुक रहा है, तो होता है ना, 10 मिनट के लिए रुक गए, 5 मिनट के लिए रुक गए। अब बात नहीं बनती तो लाद ले घुसा दे घुसा, कुछ भी अपना तो करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। वो सब तो कोई तरीका नहीं है शांत करने कराने का। पढ़ने पढ़ाने वाले जगहों पर तो स्वतः शांत हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई शांत नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप बौद्धिक स्तर पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको भौतिक तौर पर तो कुछ समझाना पड़ेगा। तो यही काम तुम्हारा स्पीकर भी वहाँ पर करते हैं। हालांकि कायदे से देखें तो वायलेंटिक जो एफर्ट होता है ना कंट्रोल करने का, वो तरीका नहीं है, वो तो कानून कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेना हुआ। लेकिन हाँ, दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर एक सामान्य भय दिखाना लोगों के पनिशमेंट एक्ट में आता है। अब मान लो कि बच्चा हंगामा कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बजा के धमका के थोड़ा सा उसको, अब ऐसा ना हो कि धमका दो कोई बीमार ही पड़ जाए, और ऐसा चाटा मत चला दो कि उसका कान का पूरा पर्दा ही फाट जाए या फिजिकल उसका नुकसान हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में उल्टा केस दूसरे पर ही हो जाएगा। तो ये विधानसभा में भी ऐसा होता है। विधानसभा के स्पीकर वगैरह के पास में राइट है कि वो मार्शल बुलाएं, मार्शल यही पुलिस वाले ही होते हैं, उनका नाम वहाँ मार्शल हो जाता है, और ऐसे विधायकों को पकड़ करके लात घुसा मारते हुए नहीं, सम्मानजनक तरीके से उठा करके सदन के बाहर कर देना होता है। उस पर कानूनी एक्शन लेने का अधिकार है। आप उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो माननीय लोग होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको लाठी डंडे गोली हत्था बरसाना गालियाँ देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस बार विधानसभा में बहुत शर्मनाक घटना हुई, तुम लोग ने न्यूज़ में देखा और सुना भी होगा। बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स पर, है ना, हाथापाई, लाठी भाला गोली, गाली गलौज, इवन महिलाओं के साथ में भी बदसलूकी की, महिला विधायकों के साथ में, जो कहीं ना कहीं, है ना, वो बैड कंडीशंस माना जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत शर्मनाक कंडीशन है। और बिहार में सब टाइम टू टाइम होते रहता है। ये यहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि चाहे माननीय हो या आम हो या खास हो, कोई डिसिप्लिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के देखो स्थिति, कोरोना के लिए कितनी गाइडलाइन सरकार जारी कर रही है, लॉकडाउन लगा रहे, काहे का लॉकडाउन बन जब लागू होगा उसी समय बाइक से रेस लगाने का मन करेगा, जब लॉकडाउन लगे रहेगा उसी समय लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन करेगा कार से, लॉकडाउन लगा रहेगा तो उसी समय तुम्हारा बिना मास्क के घूमने का मन करेगा। यहाँ तो सब पागलपंथी है, ऐसे ही चलते रहता है। इवन मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा अनुशासनहीन हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसके बाद में दे रहा कि ही मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द विधानसभा। डिसिप्लिन के साथ साथ डेकोरम होता है गणपूर्ति जिसको कहते हैं, मैंने जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10 मिनिमम हमारा होना चाहिए। उस अगर 1/10 नहीं, यानी कि 243 में अगर 25 विधायक उपलब्ध नहीं है
तो सदन नहीं चलेगा। उस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए नोटिस भी भेजना हो विधायकों को। कितने विधायक ऐसे भी होते हैं चुनाव जीत जाते हैं 5 साल तक विधानसभा में, बस उतना ही जाते हैं जितना कि उनकी सदस्यता खतरे में ना हो, मिनिमम अटेंडेंस पूरा करके। जैसे कुछ बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं क्लास में, वो जानते हैं कि 75% का डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अगर नहीं जाएंगे तो शायद नाम कट जाए, टीसी मिल जाए। तो उस 75% को मेंटेन करने के लिए कुछ भी तिकड़म अपनाएंगे। 30 दिन जाएंगे, 25% का तुम्हारा मेडिकल बना लेंगे, 25% किसी भैया भाभी के शादी का बना देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे। इस तरीके से 75% पूरा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जैसे हम लोग टीचर पेरेंट मीटिंग करते हैं, नोटिस देते हैं या स्कूल से भगा देते हैं, ऐसा ही काम हमारा स्पीकर भी वहाँ करते हैं, कोरम को पूरा करने का। और कोई भी बिल, मनी बिल है या कॉमन बिल है, इसको डिसाइड करने का काम हमारा स्पीकर करते हैं, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा के स्पीकर हो। एंड ही सी कॉल फॉर वोट द बिल सी अदर मोशन। कोई भी विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार जो है हमारा, ये ऑर्डर देने का काम हमारा स्पीकर करते हैं। और कोई मान लो कि अगर बिल कंट्राडिक्शंस है तो उस पर जो हमारी बहस होती है, डिबेट होती है, इवन वोटिंग का अगर अधिकार यूज करना हो तो उसके लिए भी ऑफर वही देते हैं। जैसे जीएसटी हो गया या किसान बिल हो गया, इस सब पर वोटिंग का, या तुम्हारा डिजल्वेशन ऑफ द आर्टिकल 370, वहाँ स्पीकर ने देखा होगा तुम लोगों ने फैसला लिया 370 को समाप्त करना। ये सारे फैसले लेने का अधिकार हमारा विधानसभा के स्पीकर के पास होता है। एंड नेक्स्ट ही कैन एडजॉर्न द मीटिंग ऑफ द विधानसभा। किसी भी विधानसभा के या लोकसभा के सदन को स्थगित करने, एडजॉर्न करने का राइट हमारा विधानसभा स्पीकर के पास होता है। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि विधान परिषद भी मतलब साथ में हम लोग कर लेंगे। तो लगभग 41 मिनट्स का है। तो ऐसा तुम सोचो कि जो तुमने विधानसभा के बारे में पढ़ा ना, वो सेम एज ए विधान परिषद पर लागू होगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेंबर के चुनाव के तरीके हमारे बदल जाते हैं। यहाँ कट ऑफ एज जो वहाँ पर 25 साल का था ना, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ 30 साल मिनिमम कट ऑफ है। 30 साल से ऊपर के रहोगे तभी उसमें चुनाव जीत पाओगे। वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है। वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष मतलब जो होते हैं स्पीकर, ये अध्यक्ष होते हैं, उनको स्पीकर कहा जाता है। और यहाँ पर विधान परिषद के जो मतलब अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति कहा जाता है ना। वहाँ पर डायरेक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, है ना, इलेक्शन होते हैं। और यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें 1/3 सीट जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये म्यूनिसिपल कमेटीज़, खास करके पंचायती राज अधिनियम कहते हैं। जैसे 25 जो हमारे विधायकों का चुनाव है ना, पंचायत प्रतिनिधि करते हैं। क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि भी वहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, तो इनडायरेक्ट वोट कास्ट करके ना वो चुने जाते हैं। जैसे अभी एक नाम तुम लोगों ने बिहार में सुना होगा, टूनाजी पांडे का, है ना। टूनाजी पांडे ये संभवतः सिवान के हैं, है ना। वो अनाप शनाप नीति के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये टूनाजी पांडे वही विधान परिषद हैं जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा चुने गए हैं, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के सदस्यों द्वारा। और जहाँ पंचायती मतलब अधिनियम है, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, ये सब क्लास 6 में तुम लोग पढ़ चुके हो, ऐसे मेंबर चुनते हैं। तो 1/3 यहाँ चुनाव होता है, यानी कि बिहार में 75 है तो 25 ऐसे हमारे एमएलसी का चुनाव लोकल बॉडी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में 1/3 जो टोटल मेंबर हमारे होते हैं, ये इलेक्ट किए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इस बार अगेन मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, अब ऐसे कंडीशन में फिर पार्टी व्हिप काम करती है। अगर कोई विधायक सोचेगा कि हम पार्टी लाइन से अलग हट करके वोट कास्ट करेंगे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसा इसका विरोध कर सके। तो मान के चलो कि 25 विधायकों का चुनाव करना है, तो उसी प्रोपोर्शन में ना सीटों का भी डिवीजन कर दो। जैसे सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर 243 में 80 सीटों के साथ में लालू यादव की पार्टी है, विधानसभा में तेजस्वी यादव की पार्टी है। तो अगर मान के चलो कि 25 अगर चुनाव करना है और 80 उसके पास में है, क्या नाम है, तेजस्वी के पास में, तो 8 का 24 यानी 240, तो 1/3 उसके पास में भी है। यानी कि 25 का अगर 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 24, मतलब 8 जो एमएलसी का चुनाव आरजेडी जिसको चाहेगी उसको हो जाएगा। तो सब राजनीतिक पार्टियां आपस में ही नेगोशिएट कर लेती है, उसको वोट कास्ट करने की नौबत ही नहीं आती है। जैसे मान लो कि आरजेडी का कोई एमएलसी जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है ना, तो वो अपने किसी मेंबर का नॉमिनेशन करेगा ना, तो उसके एमएलए के बेस पर ना उसकी डिवीजन हमारी हो जाती है, वहाँ वोट कास्ट करने की नौबत ही नहीं आती है। जैसे मान लो कि नीतीश जी के पास में अभी 43 विधायक हैं, 40, तो मान के चलो कि ये तुम्हारे 4 जो हमारे ऐसे
एमएलसी है उनका चुनाव कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जिनका टेन्योर समाप्त होगा, बीजेपी के पास में लगभग वही 75 है, तो 75 है तो वही 1/3 लगभग 7 है ना, मतलब ऐसे लोगों का, तब 25 में तो प्रॉपर डिवीजन हो जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी एक ही समय पूरा होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो पंचायती राज अधिनियम का जो समय समाप्त हुआ, तो ये समय कितना रहा तुम्हारा, जून जुलाई में समाप्त हो रहा था। तो ये 25 जो विधायक चुन के गए हैं, ये एमएलसी बने हैं, इनका कार्यकाल इसी टेन्योर के साथ समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये समाप्त होगा कार्यकाल, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस में जो चुनाव की स्थिति पैदा होगी उसमें लगभग साल भर का अंतर है, क्योंकि विधान परिषद 6 साल का होता है, ये 1 साल का होता है। कितने लोग जुलाई अगस्त में समाप्त हो रहे हैं, तो उस हालात में तो चूँकि यहाँ पर पार्टी बेस पर तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या तुम्हारी ये पंचायती राज अधिनियम का चुनाव तो होता नहीं है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्वाभाविक है कि वोट कास्ट करके ही लोगों को चुना जाएगा। लेकिन जब एमएलए वाले बेस पर जब लोग चुने जाएंगे तो टाइम टू टाइम जो वेरिएशंस हमारे होते हैं, जिस पर्टिकुलर सीट से वो है उस परसेंटेज के हिसाब से उसको वोटिंग की नौबत नहीं आती। नाम अगर फाइल किया गया, कोई दूसरे लोगों ने उस पर अगेंस्ट में उसका नहीं किया, तो लगभग निर्विरोध चुन लिए जाते हैं एमएलसी में, जैसे नीतीश जी वगैरह चुने जाते हैं या सुशील मोदी पहले थे, ऐसा। इसके बाद में 1/6 मेंबर टोटल विधान परिषद के जो हमारे होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें कला क्षेत्र, साहित्य वगैरह के क्षेत्रों में जो हमारे अच्छे काम करते हैं। यानी कि 75 का 1/6 कर दो तो 15 5 75 होता है ना, तो ये 12 के आसपास में सदस्य हो गए, 12 सदस्य ऐसे हमारे हो गए, जिनका विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई नेतागिरी के क्षेत्र में, मतलब राज्य सरकार जिस नामों का सुझाव गवर्नर को देंगे, गवर्नर उनको नॉमिनेट कर देते हैं हमारे, ये नॉमिनेशंस के थ्रू हमारे चुन लिए जाते हैं। इसके बाद में 1/12 मेंबर ऑफ टोटल विधान परिषद जो होते हैं, ये टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे मान लो कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो शिक्षक होते हैं, इवन वो कैंडिडेट भी बन सकते हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हमारे होते हैं, तो उनका चुनाव 1/12 है। यानी कि ऐसे 6 विधान परिषदों का चुनाव जो होगा शिक्षक लोग चुनेंगे, है ना, ग्रेजुएट और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल्स के, और इवन कॉलेजेस वगैरह के भी, है ना, एंड कॉलेजेस ऑफ द स्टेट, उसके चुने जाते हैं। और 6 सदस्य यानी कि 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट के द्वारा चुने जाते हैं। अगर मान लो कि कोई आदमी ग्रेजुएशन पास कर गया है और पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का वो ग्रेजुएट व्यक्ति है, वहाँ से अगर इलेक्शंस की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसे पढ़े लिखे योग्य जो कैंडिडेट हमारे होती है उनका चुनाव करते हैं। इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का चुनाव करने के जो अधिकार हमारे इवन नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो 75 में नंबर ऑफ सीट्स जिनके ज़्यादा होंगे, जैसे मान लो कि नीतीश और भाजपा और मुकेश सहनी और ये क्या नाम है, जीतन राम मांझी, स्वाभाविक सरकार में तो एमएलसी में भी इनका सीट ज़्यादा होगा, तो ये लोग जिनको चुनेंगे। अभी बिहार में अवधेश नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही हैं तुम्हारे सभापति, इनकी नियुक्ति होती है, और ये भी उसको प्रोसीड करने का, उसको प्रिजाइड करने का अधिकार हमारे रखते हैं, जैसे कि लोकसभा स्पीकर हमारे रखते हैं। और किसी भी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना या ये करने का एक सीमित पावर हमारे इसके पास में होती है, जो मेजॉरिटी ग्रुप के थ्रू ही होती है। 14 दिन से ज़्यादा भी इस पर एंटरटेन ये कर भी नहीं सकते। ये कुछ सीमित पावर हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं। तो कल हम लोग पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द लेजिस्लेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि किस प्रकार से ये अपने पावर्स का इम्प्लीमेंटेशन हमारे करते हैं। जो बस आज यहीं तक ही था, विधानसभा और विधान परिषद तक का। थोड़ा डिटेल्स है, दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके एनालिसिस की जाएगी तो ऐसी तरीके से चैप्टर हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप इसको देखिए, समझिए, यदि कहीं समस्या आती है तो बात करिए। ओके।